हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में चार्ज के बारे में बात की थी। हमें जाना था चार्ज किस तरह से दूसरे चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि उन चार्जेस के अंदर जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स लगता है वो फोर्स का क्वांटिटी क्या है, कितना फोर्स लगता है, किस तरह से लगता है। तो इस वीडियो को हम जानने वाले, इस वीडियो में हम उस चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच पढ़ रहे हैं फिजिक्स की, तो उन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में आया था कूलॉम का लॉ। तो कूलॉम लॉ हमें हेल्प करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानने के लिए। क्लियर है गाइस? तो कूलॉम लॉ किस तरह से हेल्प करता है पहले हम जानते हैं। हमारे पास दो चार्जेस पड़े हुए हैं यहाँ पे, एक का नाम Q1 है, दूसरे का नाम Q2 है। Q1 और Q2 चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा या रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा, डिपेंड्स ऑन देयर नेचर। इन दोनों चार्जेस को हमने r डिस्टेंस के से सेपरेट कर रखा है। तो हमने Q1 और Q2 चार्जेस को r डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। तो इन दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को किस तरह से कूलॉम लॉ रिप्रेजेंट करता है देखते हैं। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट यहाँ पे नई टर्म है जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of magnitude of charges means Q1 Q2 product of Q1 का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड और इनका प्रोडक्ट, तो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा फोर्स। और सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मींस फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। r was डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो ये था हमारा कूलॉम लॉ। हमने इसके दो सेपरेट स्टेटमेंट को ऐड करके देखा है। अब हम इसे कंबाइन, हमारी पहली स्टेटमेंट हमें बताती थी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन द चार्जेस एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी थी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने बारी-बारी से लिख लिया है। इन्हें हम लोग दोनों को कंबाइन करें तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो गाइस हमने इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके स्टेटमेंट बनाई और ये हमारा बन गया एक अनदर एक्सप्रेशन फॉर कूलॉम लॉ, जिसे हम अगर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, हम जानते हैं अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमें यहाँ पे एक नए कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटा के मैंने लिखा इक्वल, नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसका नाम है K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे K इज अ कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ऑलराइट गाइस, तो हमने देखा कंबाइंड फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, कांस्टेंट की वैल्यू को जाना। बढ़ते हैं, हमने इस फॉर्मूले को देखी है, हमने k की वैल्यू को देखा। अब k की वैल्यू आई कहां से, इस बात को जानते हैं। k इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो आप जानते हो, आपके लिए एप्सिलॉन नॉट यहां पे नई टर्म है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एक्चुअली आपका एप्सिलॉन जो होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम के बारे में बताता है, जहां पर अगर आप नॉट को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो वैक्यूम के बारे में बताने लग जाएगा। अब ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती क्या है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। मतलब अगर मैं कहूं कि वैक्यूम के अंदर इस फोर्स की कुछ अलग वैल्यू है, एयर के अंदर कुछ और वैल्यू है, ग्लास के अंदर कुछ और वैल्यू है, वाटर के अंदर कुछ और वैल्यू है और ग्लिसरीन के अंदर भी कुछ और वैल्यू है, तो अलग अलग मीडियम के थ्रू हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी करता है। अब इसी वेरिएशन को
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम के द्वारा बताया जाता है। क्योंकि हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स में हम लोग जानेंगे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एप्सिलॉन नॉट की वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होती है उसकी वैल्यू होती है 8.854 और इसकी यूनिट होगी हमारी यहां से k की जगह एप्सिलॉन नॉट आएगा। देख लेते हैं कैसा आएगी इसकी यूनिट। F इज इक्वल टू k की जगह हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F को यहां पर भेजा, एप्सिलॉन नॉट को यहां पर भेजा। एप्सिलॉन नॉट के लिए यूनिट हो जाएगी Q1 Q2, चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम 2 बार कूलम का स्क्वायर अपॉन फोर्स यहां पर आ चुका है हमारा, तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और आर की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई हमारी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप आगे के चैप्टर्स में भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे और हमारे इससे रिलेटेड आगे कुछ डेफिनेशंस भी हैं। तो अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और अगर हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन लिखकर किसी पर्टिकुलर मीडियम का नाम लिखेंगे जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं। अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एयर लिखेंगे। अगर हम ग्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्लास लिखेंगे। और अगर आपको मीडियम पता नहीं है उस केस में हम जनरली EM से भी काम चला लेते हैं। ऑलराइट गाइस, हम लोग आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कूलम। कूलम लॉ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। इनमें से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। शुरू करते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। में शुरुआत में बात कर रही थी कि रेस्ट पे चार्जेस का होना जरूरी, तभी कूलम लॉ काम करेगा। क्यों काम करेगा? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्जेस का रेस्ट पे होना जरूरी है। तो कूलम लॉ जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहा है मतलब उन चार्जेस का रेस्ट पे होना जरूरी है। और शुरुआत में मैं आपको बेसिक रीजन बता चुका हूं, क्योंकि रेस्ट पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, जबकि चार्ज मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, जिसको कूलम लॉ एक्सप्लेन नहीं करता है। तो चार्जेस का रेस्ट पे होना जरूरी है अगर आप कूलम लॉ के बारे में बात करने जा रहे हो। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल पॉइंट चार्जेस के बीच में ही एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच के फोर्स को पता करने के लिए ही कूलम लॉ का यूज हो पाएगा। पॉइंट चार्ज टर्म का यूज मैं पहले भी कर चुका हूं। तो आखिरकार क्या है ये टर्म समझते हैं हम लोग कि चार्ज को पॉइंट हम कब लोग समझेंगे। तो समझते हैं हम लोग जब दो चार्जेस के बीच में उनके मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में डिस्टेंस काफी ज्यादा हो। अगर कहा जाए इस Q1 और Q2 के मुकाबले इनके बीच की डिस्टेंस R काफी ज्यादा है, इस केस में हम कहेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है। समझते हैं इसको ग्रेविटेशन वाले एग्जांपल से। यहां पे अर्थ है और यहां पे मार्स है। अर्थ की साइज भी काफी बड़ी है, मार्स भी काफी बड़ा ओवरऑल प्लेनेट है, पर हम जब इनके बीच डिस्टेंस की बात करते हैं तो काफी ज्यादा। अब इस डिस्टेंस के लिए हम जब दूर खड़े होकर इन दोनों को देख रहे हैं तो हम पाएंगे कि ये साइज में पॉइंट ही जितने ही है। अगर हम सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट को देखें तो हमारे 8 प्लैनेट और सन को हम एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस से जाके देखें तो सारे प्लैनेट काफी दूर दूर एक दूसरे, जबकि उनकी साइज काफी बड़ी है, पर आप जब दूर से देखते हो तो एक आपको उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में पॉइंट ही दिखाई देते हैं। तो यही कंसेप्ट है, डिस्टेंस के कंपैरिजन में जब उनकी साइज बहुत छोटी हो तो हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस के लिए ही हमारा कूलम लॉ एप्लीकेबल होता है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे। वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, उसको कूलम फोर्स ही बोला जाता है क्योंकि कूलम लॉ के थ्रू दिया जाता है। वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स डज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस। मतलब अगर दो चार्जेस हैं ये, इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, फॉर इमेजिनेशन अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पर अगर नया चार्ज Q3 आ जाए तो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स पर इस Q3 चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्लियर सी बात यही है कि आपका कूलम लॉ जो है या कूलम फोर्स जो है वो केवल टू बॉडी इंटरेक्शन है। थर्ड बॉडी के प्रेजेंस या ना प्रेजेंस होने पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि इस पे किया गया जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। तो कूलम फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। फिफ्थ पॉइंट हमारा, कूलम लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर ये चार्ज इस पे प्लस का 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये वाला चार्ज इस पे माइनस का 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो कूलॉम का लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब किस तरह से फॉलो करता है, क्यों फॉलो करता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका आगे भी कवर होने वाला है। ठीक है। Coulomb law does not applicable to range of 10 to power 15 or less. Sorry, pardon. Coulomb law does not applicable to range of 10 to power minus 15 or less. मतलब कूलॉम का लॉ एक बहुत छोटी रेंज के लिए, छोटी रेंज 10 टू पावर माइनस 15 न्यूटन माइनस 15 मीटर और उससे ज्यादा छोटी क्वांटिटी पे, उससे ज्यादा छोटी डिस्टेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसकी सिर्फ एक वजह यह है कि इतनी छोटी डिस्टेंस पर आपका एटम्स का न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है। एक्चुअली न्यूक्लियर की जो साइज होती है वो 10 टू पावर माइनस 15 मीटर की होती है। मतलब इस डिस्टेंस पे आपका न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है और न्यूक्लियर फोर्स साइज में बहुत ज्यादा होता है कूलॉम फोर्स के मुकाबले। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि टॉर्नेडो के साथ में आप ब्रीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, इसलिए हम कूलॉम लॉ जो है, कूलॉम का जो फोर्स है वो इस रेंज के बियॉन्ड यूज नहीं होता है। क्यों यूज नहीं होता? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फोर्स यूज होता है, न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट गाइस, तो ये थे हमारे कूलॉम लॉ से जुड़े हुए कुछ